सभी दर्शकों को नमस्कार जी। आज का हमारा मुख्य कार्यक्रम है पशु बीमा, यानी पशुओं का बीमा कैसे करवाएं, किससे संपर्क करें, कैसे किस्त दी जानी है, ये सब ब्यौरा देंगे। और रोज़ाना की तरह आज का कार्यक्रम भी शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। देश में दूध की मांग बढ़ी, उपलब्धता में भी मजबूती। टिकाऊ कृषि और पशुधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, पशुपालकों ने अनुभव बांटे और मत्स्य महाबीज योजना को विस्तार। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा भटनागर। अब खबरें विस्तार से। बढ़ती गर्मी के साथ ही दूध की मांग में भी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं दूसरी ओर छोटे मझोले पशुपालक दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी कर रहे हैं। प्रस्तुत है ये आकलन पर आधारित एक रिपोर्ट। बढ़ते तापमान के साथ ही दूध और दुग्ध उत्पादकों की मांग बढ़ने लगी है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और खाद्य एवं कृषि संगठन के संयुक्त आकलन से जुड़ी रिपोर्ट बताती है कि भारत सहित अन्य देशों में भी दूध की मांग बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 2021 तक दूध का उत्पादन 32 करोड़ टन किए जाने की आवश्यकता होगी। भारत में छोटे और मझोले पशुपालकों की बड़ी संख्या है जो इस मांग को पूरा करने में सहायक होंगे। कृषि और पशुपालन से उत्पादन में टिकाऊपन लाने के उद्देश्य से पिछले दिनों एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पशुपालकों, किसानों और मत्स्य पालकों तथा विशेषज्ञों द्वारा आपसी विचार विमर्श और प्रदर्शन से जुड़ी ये रिपोर्ट। फसल बर्बादी के सताए किसानों को टिकाऊ कृषि और पशुपालन की उपयोगिता उजागर करती एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन सोनीपत, हरियाणा के चिढ़ाना गांव में किया गया। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नाबार्ड और पशुपालकों की हितैषी संस्था आयुर्वेट रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक श्री जगदीश चंद्र ने टिकाऊ कृषि और पशुपालन पर प्रकाश डाला और कृषि वानिकी के महत्व को उजागर किया। इस मौके पर आयुर्वेद संस्था के प्रबंध निदेशक श्री एम.जे. सक्सेना ने संस्था के समर्पण की जानकारी दी। किसानों के बीच मत्स्य पालन के महत्व को दिल्ली विश्वविद्यालय की एक्वा रिसर्च लैब की प्रभारी प्रोफेसर रीना चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया। इस अवसर पर एक मत्स्य ताल की शुरुआत भी की गई। चिदाना में आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन ने जो मछली पालन का काम शुरू किया है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है हरियाणा स्टेट के लिए। आज हमारा देशों में मछली उत्पादन बहुत ज़रूरी हो गया। हमारा देश में बहुत सारा क्रांति आया है, हरित क्रांति, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज। इसका साथ साथ हमारा देश में नील क्रांति का बहुत ज़रूरी हो गया और इसका शुरुआत यहाँ से भी शुरू हो गया। इससे पता चलता है जे मछली पालन के ऊपर हमारा देशवासी कितना इम्पोर्टेंस दे रहा है। मछली पालन करने में सबसे योगदान महिलाओं का होता है हमारा देश में, क्योंकि ये जो मछली पालन है, ये मछली पालन में का बड़ा मछली भी पालन होता है। मछली पालन के लिए जो खाना उत्पादन होता है उसको भी एक ज़रूरत है। मछली उत्पादन होने का बाद जो उसका मार्केटिंग भी होता है, उसमें भी महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान है। आज सारा विश्व में मछली उत्पादन में महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान करता रहता है। हमारा देश भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। संस्था के कार्यकारी निदेशक श्री अनूप कालरा ने संगोष्ठी की सफलता पर प्रकाश डालते हुए कहा, इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य था कि किस तरह से हम किसानों के अंदर ये जागरूकता लाएं कि कृषि और पशुपालन के मिलन से किस तरह से एक सस्टेनेबल फार्मिंग की जा सकती है और हमारे पशुपालकों को और बहनों को किस तरह से उसमें अधिक से अधिक मुनाफा मिल सकता है। इस गोष्ठी में जो ये विशेष तौर पे किसानों के लिए रखी गई थी, तो हमारी कोशिश ये रहेगी आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन की कि इस तरह का जो आयोजन है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के साथ मिलके, नाबार्ड के साथ मिलके हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ और करें, जिससे कि किसानों को और ख़ास तौर पे महिलाओं को इससे फ़ायदा हो और उनकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में और बढ़ावा हो। किसानों के विषय की जानकारी देती एक मुख्य प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।
मत्स्य पालकों को अगर बेहतर मत्स्य बीज मिल जाएं, तो वह भरपूर मत्स्य उत्पादन में सफल होते हैं। इसी सोच को अंजाम देते हुए मत्स्य बीज योजना को विस्तार दिया गया है। पेश है इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों से जुड़ी ये रिपोर्ट। आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में मछली पालन एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मछली उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया गया। इस दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मत्स्य बीज उपलब्धता पर जारी महाबीज योजना को विस्तार दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत परिषद द्वारा मछलियों से जुड़े संस्थानों में इंडियन मेजर कार्प, कैटफिश, श्रिम्प, झींगा, सजावटी मछलियां आदि के बीज तैयार किए गए हैं, जिन्हें मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। बदलता मौसम गर्माहट सौंप रहा है, मगर आपको खेती और पशुपालन से जुड़े विभिन्न काम करने की ओर भी इशारा कर रहा है। तो आइए जाना जाए देश के विभिन्न भागों में मौसम का हाल। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अनेक स्थानों पर तथा संलग्न मैदानों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अगो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अनेक स्थानों पर वर्षा हो सकती है या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। दक्षिण प्रायद्वीप भारत में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। तो आइए अब एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाल ली जाए। गेहूं की नई फसल की आवक जोरों पर है। सरकार द्वारा खरीदारी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दलहन की आवक धीमी है। अरहर, चना, मूंग की बेहतर मांग ने दामों में उछाल लाया है। यही कमोबेश स्थिति तिलहन की भी है। खीरा, हरी मिर्च, धनिया और ककड़ी की आवक जोरों पर है। इससे दाम में ठहराव है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जैसे पहले कहा था, आज का हमारा मुख्य कार्यक्रम है पशुधन का बीमा कैसे करवाएं। और जितना भी पशुधन है किसान के पास, गाय, भैंस, ऊँट, घोड़ा, खच्चर, कुछ भी है, भेड़, बकरी, सुअर, पोल्ट्री तक, और यहाँ तक के पहाड़ों में याक जो है उसका भी बीमा हो सकता है। इस बीमे में क्या क्या कुछ किसान की तरफ से होना चाहिए और कैसे पशु को छांटा जाता है या उसका बीमा करते हैं, आइए ये सब जानकारी ले लेते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर A.K. ग्रोवर, जो चीफ मैनेजर है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के। डॉक्टर ग्रोवर, जो 20-30 साल में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ समस्याएं आई हैं और कुछ स्थिति भी बदली है। कृषि में बहुत बदलाव आया है और जोत छूटी हुई है। सहायक धंधों पे उनका महत्व का जो है काम, वो हर किसान को महसूस हुआ है। और खेती बाड़ी के साथ जब तक चाहे तो नौकरी करो या कोई सहायक धंधा अपनाओ, तो घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो जाता है एक आम छोटे किसान के लिए। तो पशुधन में तो गाय, भैंस, गधा, घोड़ा ये सारे ही आते हैं, पोल्ट्री तक आते हैं। तो किस किस पशु का बीमा हो सकता है और किसान कैसे आप तक पहुँचे इसके लिए? आपने सही कहा कि किसान को खेती के साथ साथ कुछ अन्य सहायक धंधे भी करने पड़ते हैं ताकि उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी हो सकें।
पशुधन का पालन करना उनमें से मुख्य है। जी। हम बीमा कंपनी की तरफ से हर प्रकार के पशुओं का बीमा करते हैं। गाय भैंस का भी बीमा करते हैं, भेड़ बकरियों का भी बीमा करते हैं, यहाँ तक कि मछलियों का भी बीमा करते हैं और पोल्ट्री जो है उनका भी बीमा हम लोग करते हैं। जी। बीमा करवाने के लिए ये आवश्यक है कि जिस पशु का आप बीमा करवाना चाहते हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हो। इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक पशु चिकित्सक से प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। यदि गाय भैंस है तो हम उसकी पहचान के लिए उसके कान में एक पीतल का टैग लगवाते हैं ताकि पशु की पहचान हो सके कि इस पशु का बीमा हुआ है। आजकल पशुओं की कीमत बहुत बढ़ गई है, लेकिन फिर भी जो बीमा प्रीमियम की किस्त है वो बहुत ही वाजिब रखी गई है। लगभग 2 से लेकर 4% तक टोटल प्रीमियम हमें देना पड़ता है। यदि 80,000 रुपये की भैंस है तो आप समझिए कि 1,600 रुपये से लेकर के और 3,200 रुपये तक पर वर्ष उसका जो है बीमे का खर्चा है। जी। किसान जब अपना बीमा कराते हैं पशु का तो इस बात का ध्यान रखें कि पशु की पूरी देखभाल हो, पशु स्वस्थ रहे, उसे कोई तकलीफ़ ना हो। यदि पशु बीमार होता है तो डॉक्टर से समुचित इलाज करवाएं। पशु के कान में जो हम छल्ला डालते हैं पहचान के लिए, ध्यान रखें कि वो छल्ला गिरने ना पाए। यदि वो छल्ला गिर जाता है जी। तो सूचना दे करके नया छल्ला तुरंत डलवाएं। ठीक। यदि किसी वजह से पशु की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाकर उसका पोस्टमार्टम करवाएं। बीमा कंपनी को सूचना दें ताकि बीमा कंपनी आपके क्लेम को जल्दी से जल्दी निपटारा करके आपको पैसे दे सके। हमारी 4 सरकारी कंपनियां हैं और कई प्राइवेट कंपनियां हैं जो पशुधन का बीमा करती हैं। जी। सरकारी कंपनियों के लगभग हर बड़े गांव में और शहरों में दफ्तर हैं। इसके अतिरिक्त हर छोटे बड़े गांव में बहुत से एजेंट भी हैं जिनके माध्यम से किसान अपना बीमा करवा सकते हैं। कई बार किसान बैंक से लोन लेते हैं। ऐसे में जब बैंक से आपने लोन लिया है गाय या भैंस के लिए तो बैंक उसका बीमा अवश्य कराता है। आप ये बात ध्यान रखें कि यदि आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो आपका पशु का बीमा है, उसके कान में छल्ला होना चाहिए ताकि अगर उस पशु की कहीं मृत्यु हो जाती है तो आप तुरंत अपना क्लेम जो है वो दर्ज करवा सकें और बीमा का फ़ायदा उठा सकें। ग्रोवर साहब, आपने जैसे जिक्र किया कि 80,000 मान लो एक पशु की कीमत तय होगी, तो उसमें जो बीमा देना है 1,600 रुपये का, वो साल में एक दफ़ा किस्त देनी है या हर 4 महीने या 6 महीने के बाद देनी पड़ेगी? उसका क्या नियम है? पशु की कीमत आंकने के लिए हम पशु की चिकित्सक के सर्टिफिकेट पर निर्भर करते हैं। ठीक। जो आपके क्षेत्र का पशु चिकित्सक है उसको अच्छी जानकारी है कि आपकी भैंस कितने अमाउंट की हो सकती है। जो सर्टिफिकेट पशु चिकित्सक देगा उसी के अनुसार हम लोग उसकी कीमत आंकेंगे और उसका प्रीमियम आपसे चार्ज करेंगे। जो भी प्रीमियम है वो साल में एक बार देना पड़ता है और साल के शुरू में ही देना पड़ता है। अच्छा। ग्रोवर साहब, वैसे तो हर किसान पशु को अपने घर का सदस्य ही मानता है, देखभाल भी करता है। एक दिन भी अगर सानी ठीक नहीं खाई तो उसको चिंता हो जाती है, लेकिन कभी कभी अचानक मौत जैसी भी हो जाती है, दुर्घटना हो जाए, तो उस अवस्था में क्या कुछ करना चाहिए? क्या आपकी सलाह है? ऐसी कई स्थितियां आ सकती हैं जिसमें पशु मर सकता है। जैसे पशु बीमार हो गया या कोई प्राकृतिक विपदा आ गई जी। जैसे बाढ़ आ गई, बहुत तेज़ बारिश हो गई, पशु किसी नाले में बह गया, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जिनमें पशु मर सकता है। इसके लिए किसान को चाहिए कि वो तुरंत अपने बीमा कंपनी से संपर्क करे और जो पशु चिकित्सक हैं उनके इलाके में उससे संपर्क करें, क्योंकि पशु चिकित्सक से मृत्यु का प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम करवाना जरूरी है। उसके बिना क्लेम मिलने में दिक्कत आती है। बीमा कंपनी को भी समय से सूचित कर देना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि सूचना करने में देर हो जाए और बीमा कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर दे। डॉक्टर साहब, जैसे अभी कश्मीर में पिछले साल बाढ़ आई थी, बहुत सारे आदमी तो घर उनका तो ब्यौरा आया लेकिन पशुओं का जिक्र तक भी नहीं, और सैकड़ों हज़ारों पशु मरे वहाँ पर। तो ऐसी अवस्था में जब पहले आदमियों का मकान गिरे उनका हिसाब होता है, पशु का जिक्र कुछ आए तो बाद में आता है। फिर भी आपके नियम क्या हैं? कितने देर में या कितना जल्दी से जल्दी आपकी कंपनी को सूचित करें इसके बारे में?
देखिए, मृत्यु के बाद आवश्यक है कि आप जितनी जल्दी हो सके हमसे संपर्क करें। जी। जब कोई ऐसी प्राकृतिक विपदा आती है तो बीमा कंपनियां इस बात के ऊपर बहुत जोर नहीं देती कि आपने तुरंत सूचना नहीं दी, और ये देखा जाता है कि वास्तु स्थिति क्या थी, रीजनेबलनेस क्या थी, क्या वाकई में पशु मालिक ने समय से सूचना देने की कोशिश की। यदि पशु मालिक ने समय से सूचना देने की कोशिश की तो बीमा कंपनियां ज़्यादा देरी को महत्व नहीं देती हैं। ग्रोवर साहब, ये जो पोस्टमार्टम की एक शर्त है, नियम है, इसके लिए जो नज़दीक से नज़दीक वेटरनरी डॉक्टर है जिसने कीमत तय की, उसी के पास जाना पड़ेगा क्या? जो नज़दीक डॉक्टर हो उसी से पोस्टमार्टम वो करवा मान लें, लेंगे आप? उसको हम मान लेते हैं। अब फिर बात एक आती है कि जैसे 80,000 रुपये आपने कहा कि एक पशु की कीमत है, इसमें से कितना पैसा मिलेगा और कितना समय लग जाता है इसके लेने में? बीमा कंपनी को केवल 3 कागज़ों की ज़रूरत है। जी। एक तो इंटीमेशन यानी कि आपकी सूचना, दूसरा डॉक्टर का लिखा हुआ प्रमाण पत्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ठीक। और एक क्लेम फार्म जो कि बीमा कंपनी अपनी तरफ से देकर के भरवाती है। अच्छा। इन 3 कागज़ों के साथ आप जो पशु के कान में छल्ला लगा हुआ था वो वापस करके बीमा कंपनी में जमा करा दें तो क्लेम पास होने में 1 हफ्ते से ज़्यादा समय नहीं लगता है। सभी क्लेम जो हैं वो चेक द्वारा दिए जाते हैं और पशुपालक के खाते में ही जमा होंगे, कोई भी पैसा कैश नहीं दिया जाता। ये तो बहुत अच्छा है। एक बात जो आपने शुरू में कही थी कि एक पशु की कीमत आंकी गई, मान लो 80,000, गाय है, भैंस है, ऊँट है, जो भी है, उसमें 80,000 का जो आंकड़ा एक आ गया, उसमें जब अगर ऐसी दुर्घटना हो जाए तो कितना पैसा मिल जाता है? अमूमन हम लोग ये देखते हैं कि पशु की कीमत जब वो मरा उससे पहले कितनी होनी चाहिए। जी। जैसे एक पशु जब उसका बीमा किया गया तो मान लीजिए वो 1 महीने का ब्याया हुआ था। अच्छा। और लेकिन जब वो मरा तो वो 8 महीने का ब्याया हुआ था, गाभण भी नहीं था। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि कुछ कीमत तो कम हो ही जाती है। कुदरती बात। तो इसलिए वो जो कीमत है जो पशु चिकित्सक समझता है कि इस समय इस पशु की होनी चाहिए, वो अपनी रिपोर्ट में लिखता है, अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखता है और उसी के अनुसार क्लेम दिया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 80,000 का बीमा कराया है तो आपको 80,000 पूरा ही मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कटौती भी इसमें नहीं होती है। देखिए, वैसे तो समाज में बहुत कुछ बदलाव आ रहा है, सुविधा भी देने लगे, मिलने भी लगी सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी सीधा आपकी कंपनी से कोई दिक्कत हो तो कैसे संपर्क करें? कोई टेलीफोन नंबर या कोई ऐसा नंबर है जिस पर किसान आपसे अपना संपर्क बना दे? बीमा कंपनियों ने पशुपालकों की सुविधा के लिए बहुत से इंतज़ाम किए हैं। किसी भी पशुपालक को अगर कोई भी शिकायत है तो वो किसी भी कार्यालय में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। यहाँ तक कि हम लोगों ने अपने टोल फ्री नंबर भी दिए हुए हैं। यदि टोल फ्री नंबर क्या है? जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का टोल फ्री नंबर है 1800 118485, 1811 84 85। ठीक। तो अगर किसी का प्रकार की जानकारी अगर पशुपालक को चाहिए, किसान को चाहिए, तो वो टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। टोल फ्री नंबर 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन जो है वो चालू रहता है। अब पशु तो जैसे है ग्रोवर साहब, उसमें कम से कम ये है कि 7, 8, 10 साल तो पशु काम करता ही है, लेकिन छोटे पशु जिसकी उम्र कभी 1.5 साल है, 2 साल है, उसको कैसे, किस तरह कीमत तय करते हैं? कितना पीरियड आप लेते हैं उसका? इसमें जैसे पशु का है, किस अवस्था में काम उस पर मतलब बीमा तय करेंगे या बीमा करेंगे उसका, और कब बंद हो जाएगा? जैसे इंसान का है 70 साल के बाद नहीं करते कोई कंपनी, तो पशुओं में भी ऐसे नियम हैं कोई? मुर्गी पालन का जहाँ तक संबंध है, अक्सर हम देखते हैं कि मुर्गियों के फार्म होते हैं। फार्म में छोटे बच्चे ला कर के रखे जाते हैं। उसके बाद उनकी उम्र बढ़ती है, 20-22 हफ्ते की उम्र में मुर्गियां जो हैं वो अंडे देना शुरू करती हैं और फिर तकरीबन 1 साल तक या 40 हफ्ते तक अंडे दे करके उनकी जो लाइफ है वो पूरी हो जाती है। तो उसी हिसाब से उनकी जो है वैल्यूएशन की जाती है। छोटे बच्चे की वैल्यूएशन की जाती है जिस रेट से वो हैचरी से लाया गया है। उसके बाद धीरे धीरे हर हफ्ते उसकी कॉस्ट बढ़ाई जाती है, जैसा उसको फीड दिया जाता है, फीड की मात्रा के हिसाब से। और फिर 22 वीक से लेकर के 40 वीक तक उसकी कॉस्ट जो है वो स्थिर रखी जाती है
उसके बाद उसकी कॉस्ट जो है वो घटनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से जो छोटे सूअर हैं या भेड़ बकरियां हैं, उनके लिए भी ऐसा ही प्रावधान है। ग्रोवर साहब, जैसे पशुओं में अब बीमा करते हैं तो किस उम्र से शुरू कर देते हैं, और किस उम्र में आप ये समझते हैं कि पशु जो है उतनी उत्पादकता उसकी नहीं रही और अब बीमे के काबिल नहीं रहा, इसके क्या नियम हैं? गाय भैंस के बारे में हमारी 2 स्कीमें हैं जी। मान लीजिए हम गाय को लेते हैं, एक स्कीम हमारी है कि एडल्ट गाय की 3 साल से लेकर 8 साल तक हम उसका बीमा करते हैं, ठीक, उसे हम एडल्ट गाय मानते हैं। दूसरा हमारे पास योजना है बछड़ियों का बीमा करने की, तो 6 महीने से लेकर 3 साल की जो छोटी बछड़ियां हैं उनका भी हम बीमा करते हैं, और उनकी कीमत हर साल हर महीने के हिसाब से ज़्यादा बढ़ती जाती है। और गाय की आमतौर पर हम 8 साल तक, और भैंस का जो इंश्योरेंस है वो हम 12 साल तक करते हैं। इसी तरह अन्य जानवरों की भी सीमाएं हैं। मोटी सी बात एक समझ में ये आती है कि जैसे किसान को अब ये आपदा आई थी, इस साल फसलें बर्बाद हुई, तो काफ़ी उत्तेजना से या यूँ कहो कि जागृति आई है किसान में कि मैं बीमा की फसल का बीमा ज़रूर कराऊंगा। और कश्मीर में जैसे बाढ़ आया था वहाँ से भी हुआ है, लेकिन किसानों में इतनी जागृति पशुओं के उस पर नहीं है। तो इसके लिए क्या कुछ प्रयास करते हैं आप ताकि किसान आकर्षित हो और बीमा कराए पशु का? अब हमें बीमे की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में कई आपदाएं आई, कश्मीर में फ्लड आया, अभी नेपाल के अंदर बहुत बड़ा भूकंप आया, सूखा पूरे देश में पड़ा। इन सब वजह से किसानों को पशुओं की बहुत हानि होती है। राज्य सरकारों ने इस तरफ बहुत ध्यान दिया है और तकरीबन हर सरकार ने पशु बीमा की स्कीम चलाई हुई हैं, जिसके अंतर्गत न केवल वो किसान को प्रोत्साहन दे रही हैं बल्कि कैश सब्सिडी भी दे रही हैं, ताकि किसान का प्रीमियम जो है लगभग 50% तक राज्य सरकारें खुद वहन कर रही हैं। तो ऐसे में किसानों को इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। जो भी उनके पशु हैं, जो दूध देने वाले पशु हैं या जो काम करने वाले पशु हैं, उनका बीमा अवश्य कराना चाहिए। और कोई भी अगर विपत्ति होती है तो निश्चित तौर पर बीमा कंपनियां हर प्रकार की सहायता करने को तैयार हैं। बीमा जब आप करते हैं तो एक पॉलिसी देते हैं, अक्सर वो बड़ी लंबी चौड़ी होती है, किसान के समझ में भी नहीं आती। कोई साथ ऐसा पत्रिका लीफलेट कुछ देते हैं जो किसान के अपनी भाषा में समझ आ सके और उसको आसानी से पता लग जाए कि कंपनी के क्या नियम हैं, कहाँ जाना है, पोस्टमार्टम या और कुछ ब्यौरा देना है तो किससे संपर्क करें? आपने जो प्रश्न पूछा वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग पॉलिसी तो इशू करते हैं, इसमें पूरी टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती हैं, लेकिन अधिकांश पॉलिसियाँ अंग्रेज़ी में होती हैं जिसे शायद किसान नहीं समझ। फिर भी हम लोग थोड़े थोड़े लीफलेट्स, पम्फलेट्स, पोस्टर्स बांटते हैं। और अब पिछले कुछ दिनों से विशेष तौर पर जब से प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की है, तो गांवों में बीमे का काफ़ी प्रचार हो रहा है और जगह जगह पर हम लोग कैंप लगा रहे हैं। कैंपों में लोग आते हैं, बीमे के बारे में हम उनको बताते हैं, तो बहुत सी जो उनके मन में शंकाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। फिर भी मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जितना प्रचार इसका होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, और इस विषय में हम अवश्य ही और कदम उठाएंगे और मेहनत करेंगे ताकि किसानों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। डॉक्टर साहब, एक सुझाव है छोटा सा, आपको अगर ठीक लगे तो। ये कृषि मेले हर कृषि विश्वविद्यालय में होते हैं, साल में 2 साल में महकमा करता है, कभी एग्रीकल्चर फील्ड डे भी होता है। तो इसमें भी अगर आप एक स्टॉल लगा लें और वहाँ बताएं कि बीमा, पशु बीमे की ये शर्तें हैं और इतना फ़ायदा होगा इसका, तो किसानों में एक जागरूकता पैदा होगी और मेरे ख्याल में बड़ी लाभकारी रहेगी। आपका सुझाव बहुत अच्छा है और हम निश्चित ही इस साल में प्रयत्न करेंगे कि जहाँ भी किसान मेले लगें वहाँ हमारी उपस्थिति हो, हम लोग वहाँ जाएं और लीफलेट्स और पम्फलेट्स और बातों के ज़रिए हम किसान तक जानकारी पहुँचाएं। ग्रोवर साहब, जो आपने इतनी संक्षेप में और इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल
हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करना चाहेंगे। समाप्त करने से पहले कर का कार्यक्रम और बता देते हैं। रोज़ाना की तरह खबरें खेती की होंगी और मुख्य कार्य रहेगा हमारा पहाड़ी क्षेत्रों में किसान महिलाओं का किसानी में योगदान। तो आइए अब आपसे विदा लेते हैं। सब दर्शकों को हमारी नमस्कार।